ही मैन ऑफ द बॉलीवुड धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जो थे इनका भी इंतखाब एक टैलेंट हर्ट तरीके से हुआ था। जो धर्मेंद्र थे वो वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हैं जिनको हैंडसम होने की वजह से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। कौन भूल सकता है शोले, धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ बच्चन के साथ आउट क्लास था। काम के मामले में इतने डिसिप्लिन थे, 5:30 बजे सुबह ही पहुंच जाते थे स्टूडियो। 1970 से 1980 के दरमियान तक इन्होंने 280 मूवीज़ कर ली थी। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, एवरी टाइप ऑफ किरदार इन्होंने किया और हर किरदार में ये बाकमाल थे। फिल्मी दुनिया में आए तो हेमा मालिनी से मुलाकात हो गई 1970s में और ही वॉज ऑलरेडी मैरिड और वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे पहले और दूसरी शादी भी करना चाहते थे। में बड़े क्राइसिस थे। 1980s में एक फिल्म स्टूडियो बनाया, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट इनकी ज़ाया हो गई, ये बैंकरप्ट भी हो गए उसकी वजह से। फिर ये अपनी जितनी तकलीफ़ें थी इमोशनल वो डायरी में लिखा करते थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि 1973 में इनकी वो डायरी लॉस्ट हो गई। आखिरी टाइम इन्होंने फैमिली के साथ गुजारा, फैमिली अराउंड थी इनके सारी। अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज का हमारा शो है ही मैन ऑफ द बॉलीवुड धर्मेंद्र जी। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ वो बड़े हुए, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए और कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मेरे को होस्ट अहमद सईद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और नाजरीन को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो शो है वो द लेजेंड धर्मेंद्र जी के बारे में, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। मैं आपसे उनकी मूवीज़ हम सब ने देखी, हम सब उनसे प्यार करते, लेकिन मैं जानना चाहूँगा हम थोड़ा सा उनकी पास्ट में जाते हैं। मुझे पहले बताइए कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ वो बड़े हुए और कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है तो हमें बहुत अफसोस है इस बात का। वो एक बहुत अच्छे अदाकार ही नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे और अगर आप उनकी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस देखें, उनकी लाइफ में जितने भी उनके इंटरव्यूज़ वगैरह आए हैं, जो उनके एक्शंस हैं, आपको पता चलेगा ही वॉज डाउन टू अर्थ, ए काइंड पर्सन। तो एज ए गुड ह्यूमन थे वो। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा लॉस है इन न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि सब कॉन्टिनेंट के लिए। इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इनको प्यार करते हैं, तो ये सब के लिए बहुत अफसोस की खबर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो, उसकी रिसर्च पूरी तरह हम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ। वो हमारी दानिस्ता नहीं गलती होती है, हम कोशिश करते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जो धर्मेंद्र थे इनका बचपन बहुत सिंपल था। एक बड़ी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में इनकी ग्रोथ हुई। बचपन में वालिद साहब इनके हेडमास्टर थे और स्कूल और बड़े स्ट्रिक्ट हेडमास्टर थे, स्कूल हेडमास्टर थे। वैसे मैं बता दूँ 8 दिसंबर 1935 को ये पैदा हुए। नसराली एक गांव है लुधियाना के अंदर जी, तो वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। शुरू में बड़े शाय थे, बड़ा यानी कि इनका एक बचपन में ही इनका एक इनके इमोशनल बेसिकली इमोशनल साइड उस वक्त पैदा हुई जब ये 11 बरस के थे तो पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान पैदा हुआ। इन्होंने वो माइग्रेशन में जो कत्ल व गारत हुई इन्होंने फील की, उसने इनकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी असर डाला। और धर्मेंद्र जो थे वो बड़ा उनकी लाइफ में चेंज आया। इतनी यंग लाइफ में ही वॉज वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंटी टाइप चाइल्ड थे वो। और फिर देखने के बाद ये कि बचपन में भी कोई इतनी लाविश लाइफ नहीं थी, बड़ी गुजारा ही होता था, बड़ा रीज़नेबल थी। और अनदर चीज़ ये है कि इनके बचपन में ही इनको इनके फेथ के मसले में और डेस्टिनी के ऊपर इनका यकीन बहुत बढ़ गया। वो इस तरह के इनको एक सांप ने काट लिया
और सांप के काटने से वो ऐसा था, वो जहरीला सांप था कि इनका बचना मुश्किल था, पर ये सरवाइव कर गए। जब ये सरवाइव कर गए ना तो इनको बहुत बिलीफ हो गया दुआ पे और डेस्टिनी पे और इन चीज़ों पे। तो वन ऑफ द बड़ा इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में चेंज आया कि जब इन्होंने सांप के कांटे से ये सरवाइव कर गए। और बहुत सारे इनके एक्सपीरियंसेस हैं इनकी बचपन के लाइफ के, जिन्होंने इनको इतना अच्छा इंसान बना दिया। अदाकार तो वो थे ही बहुत अच्छे, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे थे। कुछ और मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में कि फिल्मों में जाने से पहले वो बीकानेर के एक ट्रेन स्टेशन पे टिकट क्लर्क भी थे। छोटी सी उन्होंने टाइम के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए जॉब की उन्होंने। फाइनेंशियली वो इतने स्टेबल नहीं थे, यू नो, डन क्वाइट हार्ड वर्क बिफोर बिकम ए लेजेंड। तो ये इनका स्टार्ट है इनकी ज़िंदगी का। जो इनकी लाइफ के बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने इनको काइंड, क्वाइट एंड नॉर्मली ये खामोश रहते थे, शाय बच्चे थे इतना, यानी कि सो स्टार्ट वाज लाइक दैट। थैंक यू। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया हमें कि इनका बड़ा हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक था और बड़ी इन्होंने यानी कि छोटी जॉब्स भी की, यानी कि ना शुरू के हालात में, मगर अचानक ये फिल्म इंडस्ट्री में फिर कैसे आया? और मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप हमें बताएं कि शुरू की स्ट्रगल्स इनकी क्या थी? असल में अचानक का लफ्ज़ शायद नहीं हम इनके लिए इस्तेमाल कर सकते। इन्होंने बड़ा हार्ड टाइम देखा इस स्टेज पे आने के लिए। उन्होंने काफ़ी हार्ड टाइम देखा। एनीवे, जो इंडिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि आपने देखा होगा कि आजकल वो बड़े टैलेंट हर्ट शोज़ होते हैं इंडिया में। जी जी। और मैं समटाइम सोचता था कि यार ये क्यों इतना उनके पास है, ऑलरेडी इतना टैलेंट है, तो वाई दे कंटिन्यू विद दैट। लेकिन जब मैंने इनकी लाइफ के बारे में पढ़ा धर्मेंद्र की, तो मुझे यकीन हुआ कि मुझे पता चला कि ये कितना ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटली आप लुक कर रहे हैं टैलेंट के लिए। तो धर्मेंद्र जो थे, इनका भी इंतखाब एक टैलेंट हर्ट तरीके से ही हुआ था। और 1958 में इनकी तस्वीर जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी बाकी कंटेस्टेंट से, तो इनको सिलेक्ट किया गया था जो भी ये परफॉर्म कर रहे थे। तो बेसिकली स्टार्ट इनका इस तरह हुआ था, यानी कि 1958 से टैलेंट हर्ट शो से, ठीक है। फिर ये बॉम्बे आ गए। बॉम्बे उस वक्त बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई है, उस वक्त बॉम्बे कहते थे। तो अब वो इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी वो एम्बिशंस लेके वो आ गए इधर। तो कोई इतना पैसा भी नहीं था, सड़कों पे भी सोए हैं। ये बड़ा हार्ड टाइम देखा इन्होंने अपना। एक तरह से बड़ी इनसिक्योर इन्होंने अपना जो यंग एज थी, टाइम से बड़ा इनसिक्योर ये थे। फिर क्या हुआ कि 1960 में दिल भी तेरा और हम भी तेरे एक मूवी में इन्होंने काम किया 1960 में। और वो फिल्म जो इतनी कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र जो थे, इनकी जो ख्वाहिश थी फिल्मों में काम करने की, वो बड़ी इंटैक्ट रही। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हिंदी में इतना कोई परफेक्ट इनका प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम थी। मज़ेदारी की बात यह कि राजेंद्र सिंह बेदी जो थे ना, इनको सीक्रेटली हिंदी सिखाते थे। अच्छा। यानी कि वो पब्लिक नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक कोच करते थे इनको, तलफ़्फ़ुज़, पंक्चुएशंस वगैरह, ये वो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे, उन्होंने इनकी काफ़ी हद तक हेल्प की उर्दू हिंदी को बेहतर करने के लिए। तो जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली इन्होंने अपनी हिंदी के, उन्होंने कोई चार्ज भी नहीं किया, पैसे भी नहीं। हाँ नहीं, वो बड़े उन्होंने वैसे भी उन्होंने, और वो इतना पब्लिक भी नहीं है ये बात, ये काफ़ी बड़ी, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। तो इस तरह इन्होंने ना अपना जो था वो स्टार्ट किया। बहरहाल अब तब तक तो वो इतना ज़्यादा नहीं, उनके पास चार्म नहीं था, बस चल ही रहा था काम। 1960 में बस वही फिल्म में काम किया, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन बाय दैट टाइम इनको पता चल गया था कि उन्होंने यही काम करना है। अच्छा, इनकी अब जो है ना, मैं चाहूँगा आप मेजर जिनकी माइलस्टोन है वो हमें थोड़ा सा बताइए, नहीं कि जो स्पेसिफिक हिट मूवीज़ हैं जिससे ये साबित हुआ कि बहुत ही वर्सटाइल हैं और बाद में इतने वो पसंदीदा अदाकार बन गए थे। बेसिकली आई थिंक जो धर्मेंद्र थे वो वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हैं जिनको हैंडसम होने की वजह से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। एक्टर तो वो थे ही अच्छे, लेकिन जैसे बाकी अदाकार आप देखेंगे ना, तो वो यंग लाइफ में या अपनी जैसे बिगिनिंग में इतने आउट क्लास खूबसूरत नहीं थे। ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन।
वो जो उनका हैंडसम होना था ना, वो एक वन ऑफ द एज था कि उनको फिल्मों में कास्ट किया जाता था उनकी एक्टिंग के साथ साथ। 1960 में जब इन्होंने स्टार्ट किया तो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी इनको एज देखें, वो एक आप गौर करें कि बड़े अच्छे अच्छे अदाकार हैं लेकिन हीरो टाइप नहीं है। ही वॉज द डे वन हीरो टाइप, गुड लुकिंग गाय। ये फ़र्क था। हमने यानी कि देखा है कितने ऐसे अदाकार हैं जिनकी नसीरुद्दीन शाह हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो हीरो लुक नहीं है। हालांकि एक्टिंग में कमाल है वो लोग, बेहतरीन। लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसे थे कि शायद एक्टिंग में उस वक्त इतने बाकमाल नहीं थे, पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग थी कि इनको हीरो के तौर पे लिया जाता था। और ही वाज वेरी ग्रेट रोमांटिक हीरो। इस तरह इनको फिर इन्होंने इनकी फिल्में आई हैं अनुपमा, बंदनी, जहाँ पे बड़ी इंटेंसिटी दिखाई इन्होंने, बड़ी इमोशनल मूवीज़ थी। फिर इनकी एक मूवी आई देवर, जिसमें इन्होंने बड़ा इमोशनल सीन किया, यानी कि वर्सटाइल अदाकारी की है। चुपके एक फिल्म इनकी आई थी, उसमें इन्होंने कॉमेडी इन्होंने की, या वेरी इंटरेस्टिंग गुड मूवी। साहब जब आपने खड़े खड़े का 2 बार प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने उसी छंद में आके बोलकर कविता का रस ले लिया। वेरी नाइस मूवी। और इस तरह इन्होंने हर डिफरेंट मूवी में डिफरेंट तरह का करैक्टर किया। ये बड़ा कमाल होता है कि आप जैसा भी किरदार आपको दिया जाता है आप उसमें कमाल कर देते हैं। वर्सटैलिटी इस तरह है। और फिर इन्होंने ना एक बड़ा यानी कि एक्शन मूवी में फूल और पत्थर, बड़ी एक्शन मूवी इनकी आई। उस फिल्म में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी ऐसे चेस्ट दिखाई है उस मूवी में। वो एक ऐसा सीन था कि जो लोग उन दिनों में बड़ा कमाल था कि 40% वो फुटफॉल जो था सिनेमा के टिकट 40 वो सीन देखने के लिए, उस सीन देखने के लिए सेकंड वीक में 40% टिकटें ज़्यादा बिकी थी। इतना एकदम इनको एक्साइटमेंट इनको क्रिएट हुई। मज़े की बात ये कि जो इन्होंने पहली फिल्म की थी, जो काम किया था, जो जहाँ से इनकी अर्निंग थी, वो 51 रुपये का चेक था जिनको जो इनको पहली मूवी मिला था। और वो इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड हो गए उस 51 रुपये, ओबियसली 51 रुपीज़ थे भी बहुत ज़्यादा, 51 रुपीज़ थे भी उस वक्त में की बात कर रहे हैं हम 1960s में। लॉन्ग टर्म, दैट वाज क्वाइट बिग मनी एज वेल, बट ही वाज वेरी मच हैप्पी टू हैव दैट। फिर देखने की बात ये है कि कौन भूल सकता है शोले 1975 में। आई थिंक मेरे ख्याल में द मोस्ट वॉच्ड मूवी है इंडिया की, अभी तक नंबर 1 है 1975 में शोले में। और धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ बच्चन के साथ। चाहे तू घबरा मत, जब तू मेरे साथ फिरो तो मैं क्यों घबराने लगा। आउट क्लास था, बड़े नाम थे इस फिल्म के अंदर। तो इस तरह जो था ना, इंतहाई काइंड पर्सन थे। जो स्टाफ था स्टूडियो में, जो गरीब लोग थे, ये इन्होंने कईयों को पैसे दिए इलाज कराने के लिए, लेकिन कभी इन्होंने कभी बताया नहीं, यानी कि कभी पब्लिक नहीं किया। उन लोगों ने इंटरव्यूज़ में बताया कि ये मुझे ऐसे मदद करते थे और ये वो। उसके बाद काम के मामले में इतने डिसिप्लिन थे, 5:30 बजे सुबह ही पहुँच जाते थे स्टूडियो। बाकी अदाकार जो थे वो हालांकि खुद हीरो थे, फिर भी 5:30 मॉर्निंग में 5:30 पहुँच जाते थे। तो ही वॉज वेरी पंक्चुअल एज वेल। और प्रोफेशनलिज्म बहुत था इनके अंदर। अब मज़ेदारी की बात ये है कि ये डबल रोल नहीं करवाते थे, यानी कि जो क्या कहते हैं उनको स्टंट मैन, वो नहीं करते थे, खुद करते थे स्टंट मैन का किरदार जो करते थे। तो एक दफ़ा इनकी रिब्स टूट गई शूटिंग के दौरान, फिर भी इन्होंने शूटिंग कंप्लीट की। तो बहुत सारी वर्सटैलिटी थी इनके काम में। ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट पर्सन एज ए ह्यूमन। फिर देखने के बाद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि इतनी बताई नहीं जाती हैं, वो याद नहीं रहती। जैसे वैसे मनोज कुमार डूब रहे थे एक दफ़ा, तो इन्होंने उनकी जान बचाई। अच्छा, डूबते हुए मनोज कुमार की रियल लाइफ में। अच्छा। दैट्स अनदर स्टोरी। अब पता नहीं है, ये पब्लिक में इतनी कभी सुनी नहीं है पहले। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला इस मसले में। तो 1970 से 1980 के दरमियान तक इन्होंने 280 मूवीज़ कर ली थी। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, एवरी टाइप ऑफ किरदार इन्होंने किया। और हर किरदार में ये बाकमाल थे अपनी एक्टिंग के लिहाज से, अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से। ब्यूटीफुल मैन। अच्छा अहमद, हमें पता है धर्मेंद्र
काफ़ी इमोशनल पर्सनालिटी के मालिक थे और उनकी मूवीज़ से पता लगता है काफ़ी कि उन्होंने इमोशनल करेक्टर्स किए। अब मैं जानना चाहूँगा, हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा आप हमें कुछ बताइए कि उनके कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ थे या उनके जो इमोशनल बैटल्स रही उनकी लाइफ में, उनके बारे में कुछ तफसील बताइए। असल में धर्मेंद्र जो थे वो उनका बड़ा एक्सेप्शनली इमोशनल पर्सन थे वो, ठीक है। और थ्रू आउट उनकी जो लाइफ थी, पहले बचपन में, बाद में जब उनकी ज़िंदगी 19 एज में उनकी शादी हुई, उनका नाम था उनकी मिसेस का प्रकाश कौर। अच्छा। 19 की एज में जिनके साथ उनकी शादी हुई, और ये वेरी यंग एज में शादी हो गई इनकी। अब उसमें देखिए उनके बेटे हैं सनी देओल, बॉबी देओल, वजीता एंड अजीता बेटियां हैं 2 उनकी। थ्रू आउट उनकी इस शादी के बाद क्या हुआ कि जब वो फिल्मी दुनिया में आए तो हेमा मालिनी से मुलाकात हो गई 1970s में, और ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, और वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे पहले, और दूसरी शादी भी करना चाहते थे। तो इस सिचुएशन में उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके रिलीजन में एक ही शादी, ही कैन डू ओनली 1 टाइम मैरिज। तो फिर इन्होंने और हेमा मालिनी दोनों ने इस्लाम कबूल किया 1979 में, और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बड़ी डिबेट हुई, बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। ओबियसली एक बड़ा डोमिनेशन है हिंदू माइंडसेट की, तो वो ये तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो, लेकिन इन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को, और फिर दोनों ने शादी कर ली। मुझे याद पड़ता है जो हमने रिसर्च किया उसके मुताबिक इनका नाम जो था वो दिलावर खान था, और हेमा मालिनी का नाम आयशा बी रखा गया था उस टाइम। हाँ जी। अब ये चूँकि फिल्म लाइफ में बहुत बिजी हो गए, तो इसकी वजह से इनका कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ अपने बच्चों के साथ, और जिसके बारे में सम टाइम उनके बेटे जो सनी देओल हैं उन्होंने एक दफ़ा इजहार भी किया था कि डैड जो है वो काफ़ी बिजी हैं, यानी कि काइंड ऑफ बहरहाल वो डिस्टेंस क्रिएट हुआ उनके रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी बच्चे उनसे एंड तक बहुत साथ इकट्ठे, स्पेशली जब उन्होंने काम छोड़ा तो उसके बाद अपने बच्चों से अभी तक एंड तक वो साथ ही थे, बड़ा रिकवर किया और इस रिलेशनशिप को रिकवर किया। एक ही घर में रहते हैं। जो धर्मेंद्र की देखें अच्छाई की मैं आपको बात बताता हूँ, ही नेवर वांटेड टू लीव हिज फर्स्ट वाइफ, एंड इसका रिलीजन उनका अलाउ नहीं करता था उनको। ही चेंज द रिलीजन टू कीप द फैमिली इंटैक्ट। ये देखें दिल की बात है, पहली मिसेस को नहीं छोड़ा, वो चाहते तो छोड़ के दूसरी शादी कर लेते, ये तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ये काम चीज़ है ये, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिस शोज ही वॉज गुड मैन। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बता सकते हैं इनके बारे में, कि फिर इन्होंने इनकी ज़िंदगी में बड़े क्राइसिस थे। 1980s में एक फ़िल्म स्टूडियो बनाया, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट इनकी ज़ाया हो गई, ये बैंकरप्ट भी हो गए उसकी वजह से। फिर ये अपनी जितनी तकलीफ़ें थी इमोशनल वो डायरी में लिखा करते थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि 1973 में इनकी वो डायरी लॉस्ट हो गई, और उसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ़ में थी, क्योंकि डायरी में इन्होंने ये पोइट्री भी करते थे और बहुत कुछ लिखते थे उसके अंदर, अपनी जितनी तकलीफ़ें थे लिखते थे। और फिर क्या था कि जो धर्मेंद्र थे 1970 से 1990 तक जो ये 20 साल का अरसा, ही वॉज वेरी मच अल्कोहलिक, एक्चुअली शराब बहुत पीते थे, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी इनकी सेहत भी डैमेज थी इस हालत में। तो इस तरह फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बाय एयर सफ़र करने से डरते थे। अच्छा, कोशिश करते थे कि क्योंकि जो इनका ट्रॉमा था इनकी लाइफ में गुजरा, तो ये बड़ा स्केयर थे फ्लाई करने में, तो ज़्यादातर रोड ट्रैवल करते थे जहाँ पे भी पॉसिबल होता। तो इस तरह इनका जो टाइम था बड़ा एक, यानी कि पहले बचपन गुजरा ऐसे, फिर यंग लाइफ, फिर शादीशुदा लाइफ, everything has a story. He wasn't a very normal, ordinary person. Obviously not ordinary as a career, as a professional, not even ordinary as a human, like a normal common man. He was a special person anyway. जो इनका ज़्यादातर जो हम समझ आती है कि इनकी जितनी भी इनके क्राइसिस थे या इनकी जो ये सब चीज़ें मिलके उन्होंने इनको एक्सेप्शनली काइंड बना दिया था, रादर के ये अरूज आने पे मगरूर हो थे, ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए। ठीक है, जितने साथी आर्टिस्ट
उनकी मदद करते थे, अपने साथी आर्टिस्ट की मदद करते थे, इवन कि उनके लिए बाद जो उनका स्टाफ काम करता था उसके लिए मेडिसिन तक बाय कर देते थे, उनको मेडिकल के स्पेंड करते थे. ही वॉज ए गुड मैन ओवरऑल. अच्छा बस अहमद, अब हम अपने बस शो का इख्तिताम करते हैं. मैं बस जानना चाहूँगा, हमने सुना वो पॉलिटिक्स में भी थे वो, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि पॉलिटिक्स में क्या थे, उनके जो फाइनेंशियल बाद में प्रॉब्लम्स हुई वो, और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ब्रीफली में ये बता दीजिए उनके लास्ट ईयर से बिफोर हिज डेथ. एंड पे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो बेसिकली 80s के टाइम ही थी जब वो बैंकरप्ट हो गए थे. तो लेकिन जो पॉलिटिक्स का है इनका वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है. पॉलिटिक्स में वो कहते थे कि मुझे पॉलिटिक्स में ऐसे धकेला जा रहा है जैसे मैं एक स्कूल बॉय है और वो एक ऐसी क्लास में जा रहा है जो वो पढ़ना ही नहीं चाहता. अच्छा. या बिकॉज ही वॉज एन पॉलिटिशियन टाइप यू नो. फिर भी इन्होंने बीकानेर से बीजेपी में के लिए इलेक्शन लड़ा, बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन किया, कभी पार्लियामेंट हार्डली इन्होंने अटेंड की, तो कोई इतना एक्टिव पॉलिटिशियंस नहीं थे. फिर भी इन्होंने बहुत सारा काम करवाया. इवन सनी देओल भी पॉलिटिक्स में ना. यस, इन्होंने बहुत काम करवाया. इन्होंने एक पॉलिटिक्स एक्चुअली एक इसलिए भी होती है कि आपके रिसोर्स हो जाते हैं. ठीक है ना. अब आप ऑलरेडी एक्टर हैं और साथ आप पॉलिटिशियन भी बन जाएंगे तो 2 in 1 हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी आपकी. तो इसलिए इन्होंने पॉलिटिक्स की. फिर 2000 मेरे ख्याल में 2020 में ये आए पॉलिटिक्स में, लेकिन इट डिडंट रियली लाइक मच. इट्स हार्ड, एज भी बड़ी हो गई थी उनकी और वो चाहते नहीं थे. फिर वो उन्होंने क्या किया कि वो वापस फार्मिंग में चले गए, अपने लोनावाला कोई एरिया वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर पोइट्री करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस जो ज़िंदगी के थे वो लिखते थे. इस तरह इन्होंने ना आखिरी टाइम इन्होंने फैमिली के साथ गुजारा. फैमिली अराउंड थी इनके सारी. इन्होंने छोड़ा नहीं किसी फैमिली को, जिनके साथ रहे उनके साथ, जिनके साथ तलक बनाया उनके साथ ये रहे. ज़्यादातर इनको हेल्थ प्रॉब्लम इशू आ गई और इनकी जो हेल्थ की बेसिकली ड्रिंकिंग बहुत करते थे, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ इशू आए. तो इस तरह अभी लास्ट डेज में जब इनका लास्ट टाइम चल रहा था तो डिफरेंट तरह के, अभी ये ठीक जिंदा ही थे तो स्टोरीज आना शुरू हो गई टीवी पे कि जी रूमर्स आए जी के डेथ हो गई. तो फिर उनके जो बेटे हैं सनी देओल, वो बड़े गुस्से में थे. एक वीडियो मैंने देखी कि बड़े गुस्से में उन्होंने बोला कि आप लोगों की भी तो फैमिली है, जब मीडिया के लोग बस चाह रहे थे ना कि किसी तरीके से. तो बट एनीवे अनफॉर्चुनेटली ये इनकी 24 नवंबर को रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 2025 में. ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इज डाइड. लॉट ऑफ जो पीपल इनको याद रखेंगे इनकी एक्टिंग को, इनकी बीइंग ए ह्यूमन गुड पर्सन. ही हैड अमेजिंग पर्सनैलिटी. बहुत ज़्यादा इन्होंने जो एक तरह से जो नॉट ओपनली बट चैरिटी वर्क बहुत किया है इन्होंने अपनी लाइफ में. और फिर एक और मसला बड़ा आया कि जी इनको दफनाया जाए कि इनको बर्न किया जाए जो उनके मुताबिक है. क्योंकि अब देखा जाए तो ये तो कंट्रोवर्सली रहा कि वो मुसलमान थे कि नहीं थे. बहरहाल चूँकि फैमिली मेजॉरिटी जो है वो इस्लाम नहीं बिलीव करते, तो उनको हिंदू या जो सिख रसूमात जैसे भी हैं उसी तरह उनको उनका आखिरी रसूमात अदा की गई. Whatever, he was a good man, he was a good actor, he was an amazing personality, he would never be forgotten. Yeah, thank you so much Ahmed. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. Thank you so much for watching. अब आप देखें धर्मेंद्र जी की लाइफ, एक पंजाब के छोटे से गांव से एक लड़का फार्मिंग करता हुआ एक दुनिया का फेमस लेजेंड बॉलीवुड एक्टर बन जाता है. इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं और अगर आप लगे रहें, कोशिश करते रहें, तो यू कैन अचीव योर गोल्स. धर्मेंद्र जी तो मैं हमेशा उनका जो काम छोड़ के गए हमेशा मैं याद रहेगा. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन फिल्म इंडस्ट्री. एंड मैं अब इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़. मेरी तरफ से भी देखने का शुक्रिया. खुदा हाफिज़.